हेलो बच्चों। बच्चों, आपने इसके पहले संज्ञा के विकारी तत्वों में वचन और लिंग के विषय में जाना। संज्ञा का एक और विकारी तत्व होता है कारक। आज हम व्याकरण में कारक का अध्ययन करेंगे कि कारक किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। बच्चों, कारक की परिभाषा या अर्थ जानने से पहले आइए कुछ बातें आपको मैं बताती हूँ। देखिए, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे मोहन किताब पढ़ता है, सोहन अपने भाई के लिए खिलौने खरीदेगा। तो इन दोनों वाक्यों में संज्ञा पदों को हम देखेंगे। पहले वाक्य में देखिए, मोहन और किताब दो संज्ञा पद हैं। इन दोनों संज्ञा पदों का यहाँ रूप अलग अलग है। कैसे? मोहन यहाँ पर क्रिया करने वाली संज्ञा है और किताब यहाँ पर क्रिया का कर्म है, क्योंकि क्रिया का प्रभाव, क्रिया का जो परिणाम है वो किस पे पड़ रहा है? वो किताब पर पड़ रहा है। इसलिए किताब यहाँ पर कर्म हो गया और मोहन यहाँ पर क्रिया करने वाली संज्ञा अर्थात कर्ता हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ ये देखिए, इस वाक्य में ये दो क्रियापद हैं, लेकिन दोनों ही अलग अलग रूपों में हैं। दोनों का क्रिया से अलग अलग संबंध है। इसी प्रकार दूसरा ये वाक्य है, इसमें सोहन, भाई, खिलौने, ये तीन शब्द संज्ञा के हैं। इन तीनों ही संज्ञा पदों का यहाँ पर अलग अलग रूप है। जैसे देखिए, सोहन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये क्रिया का कर्ता है और यहाँ पर जो क्रिया की जा रही है वो भाई के लिए की जा रही है। भाई यहाँ पर संज्ञा है। और खिलौने भी यहाँ पर क्या है? खरीदने का प्रभाव पड़ रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो ये कर्म है। तो इन दोनों वाक्यों में आपने देखा कि संज्ञा पदों का वाक्य में रूप किस प्रकार से क्रिया के कारण अलग अलग है, और इसी को हम आगे कारक में जानेंगे। दूसरे ये जो दो वाक्य हैं, इनको देखिए। इनको जब हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि सारी किताबें मेज ब्लैंक रखी हैं, रीमा ब्लैंक रीता ब्लैंक किताब दी, यहाँ पर रिक्त स्थान है दोनों जगह, यहाँ पर भी। तो इन दोनों वाक्यों को देखने से हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों वाक्यों में क्रिया तो है, दोनों ही वाक्यों में क्रिया है और क्रिया के का यहाँ पर संज्ञा भी है, संज्ञा पद भी है। लेकिन इन दोनों को पढ़ने के बाद भी हमें वाक्यों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर परसर्ग या विभक्ति चिन्ह नहीं लगे हैं। आइए अब इनमें हम विभक्ति चिन्ह लगाते हैं। सारी किताबें मेज पर रखी हैं, रीमा ने रीता को किताब दी। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर विभक्ति चिन्ह लगा दिया तो अब इनके अर्थ हमें स्पष्ट हो गए। तो इन वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है कि संज्ञा शब्दों का क्रिया पर संबंध इन विभक्ति चिन्हों से स्पष्ट हुआ, तभी हम इनका अर्थ जान पाए। तो ये बताने का तात्पर्य ये है कि इनका संबंध कारक से है और संज्ञा और सर्वनाम, इन पदों का वाक्य में क्रिया से जो संबंध होता है, जो शब्द संबंध प्रकट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो इस प्रकार से कारक की क्या परिभाषा हुई? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सारी किताबें मेज पर रखी हैं और रीमा ने रीता को किताब दी। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए, रीमा क्या है? रीमा संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द का यहाँ पर क्रिया से ने विभक्ति के कारण हमको यहाँ इसका संबंध पता चल रहा है कि रीमा ने किताब दी। तो रीमा ने यहाँ कर्ता है, तो यहाँ पर एक कर्ता विभक्ति लगा करके ये कर्ता कारक यहाँ होगा, और इससे हमें पता चल रहा है कि संज्ञा का संबंध किस प्रकार से
क्रिया से यहाँ पर है। आगे हम जानेंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्ता कारक जिसकी विभक्ति है ने, विभक्ति को परसर्ग कहते हैं। और ये विभक्ति और परसर्ग कारक के चिन्हों को प्रकट करते हैं। ये क्या है? ये चिन्ह है, कारक चिन्ह इनको कहा जाता है, जिनको हम विभक्ति और परसर्ग कहते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने विभक्ति। कर्म की को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो ओ इत्यादि। तो इस प्रकार से 8 कारक हैं। आइए एक एक करके कारक के विषय में, कारक के भेदों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या होते हैं? वाक्य में जिन पदों के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया की जाती है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिन पदों के द्वारा क्रिया का होना या करना पाया जाता है उन्हें हम कर्ता कारक कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। राम ने किताब पढ़ी। अब यहां देखिए, राम ने किताब पढ़ी, यहाँ पर कर्ता कौन है? क्रिया करने वाला कर्ता होता है। यहाँ कर्ता राम है, क्रिया कर रहा है राम ने, तो यहाँ पर ने विभक्ति लगी है। इस कर्ता की विभक्ति क्या है? ने। तो यहाँ ने विभक्ति लगी है और कर्ता राम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक होगा। लेकिन आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे अब दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, इसी वाक्य को दूसरे तरीके से लिख रही हूँ। राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। अब देखिए, दोनों में ही करता है, लेकिन एक में विभक्ति लगी है और एक में, दूसरे वाक्य में विभक्ति नहीं लगी है। क्यों? जब भी भूतकाल और सकर्मक क्रिया होती है तो यहाँ पर हमेशा विभक्ति लगती है, भूतकाल और सकर्मक क्रिया के साथ। जब वाक्य भूतकाल में होता है, सकर्मक क्रिया होती है, तो उसके साथ विभक्ति लगती है। लेकिन जब भविष्य काल या वर्तमान काल होता है या कर्मक या सकर्मक कोई भी क्रिया होती है तो वहां पर विभक्ति विलुप्त हो जाती है। जैसे इस वाक्य में है कि राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर विभक्ति यहाँ पर विलुप्त है, विभक्ति यहाँ नहीं लगाई गई है। हम वाक्य पढ़कर ही यह समझ सकते हैं कि राम यहाँ करता है। तो ये तो है कर्ता कारक के विषय में। आइए अब जानते हैं कारक का दूसरा भेद। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक वे कारक हैं जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों में किसी पर क्रिया का प्रभाव होता है तो वो कर्म कारक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, उसने आम खाया। अब देखिए, उसने आम खाया, तो यहाँ पर क्या है? खाने का प्रभाव पड़ रहा है, खाने का असर किस पे हो रहा है? आम पर। तो आम यहाँ पर कर्म कारक होगा, यहाँ कर्म होगा। लेकिन यहाँ पर जो इसकी विभक्ति है को, ये यहाँ पर विलुप्त है, यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे भी वाक्य को, कर्म के वाक्य को देखा जाता है जहाँ पर विभक्ति विलुप्त होती है, विभक्ति नहीं लगी होती है कर्म की। लेकिन दूसरे वाक्य भी होते हैं जिनमें विभक्ति लगी होती है। जैसे एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, राम ने